नमस्कार दोस्तों चलिए आज थोड़ी सी बहुत दिन हमने इसकी उपेक्षा कर ली, इसको हाशिए पे डाला, लेकिन अब ले दे के फिर वही बात लहरों की आ जाती है। ये लहरें कौन सी हैं? मैं समुद्र की लहरें उनकी बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं वो नदी में जो उठती हैं लहरें हवा के वेग से, ना उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लहर की बात कर रहा हूँ, जिनका ज़िक्र आजकल कोरोना के संदर्भ में ज़्यादा होता है। मित्रों, 2 लहरें बीत गई, तीसरी लहर का ख़तरा है, लेकिन उसके बावजूद लगता यह है कि तीसरी लहर शायद उस शिद्दत से नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अपने आप को तैयार कर चुके हैं इन चीज़ों के मुकाबले के लिए। और चौथी लहर एक और है जिस पर अभी तक फ़िलहाल हमारी नज़र नहीं गई, लेकिन वो यकीनन आने वाली है, और वो ये है कि जब हम इस कोरोना के वायरस से मुक्ति पा लेंगे, काफ़ी हद तक मुक्ति पा लेंगे, तो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उनमें वो चौथी लहर की चुनौतियां हैं। उनमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें अकेले में बैठे या घर में बैठकर भी हमें अपने उन प्यारे शख्सों की, उन प्यारे शख्सियतों की, उन लोगों की याद बेहद सताएगी जो लोग कोरोना में हमसे बिछड़ गए और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनके पास जाने से भी हमें रोका गया, परहेज़ रखने के लिए कहा गया। और ये इसकी एक तो ये है, ये बड़ी शिद्दत से हमें तड़पाने वाली है, और अधिकांश लोगों के परिवार में, दूर दराज में या नज़दीकी दोस्तों में कोई ना कोई ज़रूर कोरोना का शिकार हुआ है। और यही स्थिति जो है, दूसरी जो स्थिति है वो है रोज़गार की। मित्रों, करोड़ों लोग ऐसे हैं, हमारे देश में ही कहते हैं कम से कम 1 करोड़ जो है रोज़गार के अवसर हमें नए तलाश करने पड़ेंगे। 1 करोड़ तो बहुत कम है, मैं समझता हूँ संख्या इससे भी आगे बढ़ी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे हमने वो सीन देखे हैं, हम लोगों ने टीवी की स्क्रीन पे भी देखे हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं, मीडिया के अलावा हमने अपनी आंखों से भी देखे हैं कि लोग पहली लहर के वक्त किस तरह से गरीब मज़दूर लोग अपने घरों की ओर लपक पड़े थे, अपना सामान उठाए। किसी ने अपने बूढ़े बाप को छाती पे लगाया हुआ है, किसी ने अपने बच्चे को साइकिल पे बिठाया हुआ है, किसी ने अपनी बीवी को साइकिल पर बिठाया हुआ है, और लोग बिना इस बात की परवाह किए कि क्या होगा, क्या ये मुमकिन है कि अपने घरों को हम पहुंच सकें। लेकिन उसके बावजूद सबकी एक मकसद यही था कि जैसे भी हो काम धाम छोड़ो, काम धाम देखा जाएगा, रोटी का प्रबंध भी बाद में कर लेंगे, अगर रोटी मिलनी हुई तो मिल जाएगी, मुकद्दर में है, लेकिन अगर बचना है और अपने घर जाकर अंतिम सांस लेनी है तो एक ही तरीका है कि अपनी गठड़ी उठाओ और जो कुछ पल्ले में है उसको लेकर चल पड़ो घर की ओर। और लोग रेलवे लाइनों के रास्ते, सड़कों के रास्ते और अलग अलग तरह के वाहनों का अनुचित तरीके से, नाजायज़ तरीके से, अपनी औकात के बाहर जाकर उनका बंदोबस्त करके भी लोग अपने घरों की ओर लपक पड़े। अब वो लोग जहाँ पर गए हैं, ये वही जगह हैं जहाँ पर उन्हें ज़िंदा रहना है, अगर वो बचे हैं तो। और ज़िंदा रहने के लिए उनको ये भी इल्म है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें अपने घर बार छोड़कर हमें मीलों दूर, किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर जाके भी रोज़गार। अब आप कल्पना कीजिए, बिहार से एक व्यक्ति आता है मज़दूरी के लिए, पंजाब में या हरियाणा में आता है, तो वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आता है, कभी रेल से, कभी किसी और साधन से वो पहुंचता है रोज़गार की तलाश में, और रोज़गार भी उसको मज़दूरी का मिलता है, और उसी में वो अपना जो भी है जुगाड़ करता है रोटी पानी का, और 4 पैसे जो हैं वो बचाकर भी कोशिश करता है कि अपने घर वालों को भेज सकें। अब पुराने ज़माने के मनी ऑर्डर तो रहे नहीं, अब और तौर तरीके आ गए हैं। बहरहाल, ये जो चौथी लहर है, इसमें रोज़गार का संकट, इसमें अपने जो बीत गए लोग हैं, अपने अतीत में जो बिछड़ गए लोग हैं, उनके परिवारों का संकट, उनकी याद सताएगी, और बहुत सारे लोगों को शिद्दत से इस बात का भी एहसास होगा कि कैसे हम अपने प्रियजनों को अंतिम जो है वो उनके दर्शन भी नहीं कर पाए, और उनको अग्नि भी, उनको मुखाग्नि जिसे कहते हैं आप, उनको मुखाग्नि भी नहीं दे पाए, और उनका कोई भी रीति रिवाज, उनके किसी तरह के संस्कार हम पूरे नहीं कर पाए। ये मित्रों स्थितियां जो हैं ऐसी भीषण रही हैं जिनके लिए हमें आज से ही तैयार होना पड़ेगा। और दिक्कत यह है कि इसमें तैयारी में सरकारों की भूमिका बहुत कम है। सरकारें कितना रोज़गार दे पाएंगी, और रोज़गार जो है वो तो हमेशा आदमी से मिलता है,
और इन रोज़गार के अलावा जो उनको मेहनत मशक्क़त के लिए वापस आकर जूझना और उसके बाद फिर किसी ऐसी ही आपदा के संकट के भय से फिर वापस लौटना, ज़िंदगी किस तरह की हो गई है। और ये हकीकत है मित्रों, ये एक शर्मनाक हकीकत है कि हमारे प्रदेश बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने ही गरीब गुरबा लोगों को, अपने ही गुर्बत के मारे हुए लोगों को एक इतना भी रोज़गार नहीं दे पाए जिससे कि वो अपना गुजारा कर सकें। आज स्थिति कोई गोदान के होरी से, प्रेमचंद का गोदान और गोदान का महानायक होरी, उससे ज़्यादा स्थितियां बदली नहीं हैं। गोरी का गोदान नहीं हो पाता और धनिया चाहती है और गोदान जो है उसके लिए 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये के भी उसके पास रकम नहीं है। और उसके बाद वही चीज़ चाहे नमक का दारोगा में हो, चाहे वो कफन की कहानी हो, ये चीज़ें सारी की सारी हमारे सामने गुजरी हैं और इनसे रूबरू होना इस चौथी लहर का मुख्य विषय होगा, जिससे हमें समझ भी नहीं आता कि उसके लिए क्या तैयारी की जाए, क्या किया जाए, कैसे विश्वास बहाल किया जाए व्यवस्था में, तंत्र में और उनकी शक्ति में, ताकि वो लड़ सकें। और मित्रों, इस तरफ एक तरफ ये चौथी लहर का ख़तरा है, दूसरी ओर ये एंटीबॉडीज़ की बात चल पड़ी है। एंटीबॉडीज़ का भी लोगों को नहीं पता एंटीबॉडी क्या होती है। ये लफ्ज़ सुन लिया है, एंटीबॉडी के टेस्ट जो आज तक किसी ने नहीं करवाए, अब लगातार टेस्ट हो रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ कितनी हैं शरीर में, देखा जाए। लेकिन एंटीबॉडी क्या है ये बताने को कोई तैयार नहीं। उसका जो असली स्वरूप जो है वो बड़ा अजीब है कि हमारी बॉडी में एक वाइटल फोर्स है जिसे जीवनी शक्ति भी कहा जाता है, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की पावर कहा जाता है। वो इम्यूनिटी की पावर, वो प्रतिरोधक क्षमता, वो जीवनी शक्ति, वो वाइटल फोर्स बीमारियों से लड़ने के काम आती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये वायरस कोई ना कोई आता है, कोरोना जैसा, वो परिवारों को भी नष्ट करता है, परिवेश को भी नष्ट करता है, रोज़गार भी छीन लेता है, सारी चीज़ें छीन लेता है। और उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तो नेचुरली कहाँ से बनेंगी एंटीबॉडीज़, ये मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा थेरेपी आ गई और बाद में वैज्ञानिकों ने अब स्वयं स्वीकार कर लिया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो काम की चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा अरसे तक ज़िंदगी और सांसों के खेल को बहाल नहीं किया जा सकता। उसको एक तरफ दरकिनार कर दिया गया, उसे बहुत ज़्यादा अहमियत अब नहीं दी जा रही। पहले पहले उसको बहुत अहमियत मिली कि मानो वही सब कुछ है। और उसके बाद हम जिस तरफ चल पड़े, हम ऑक्सीजन की तलाश में चले, तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमने कर दी कि अब ट्रकों से ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो उतारने वाला कोई नहीं मिलता। और एक वक्त था जब एक सिलेंडर के लिए लोग तरसते थे, नारे लगाते थे, सड़कों पर बैठकर भी बहुत कुछ करते थे और लाशें हाथों में उठाए हुए लोग चलते थे। और वो भी हमने दौर देखा है जब अस्पतालों में एक दिवंगत व्यक्ति के, एक मरे हुए व्यक्ति के मुंह से ऑक्सीजन का वो पंप हटाकर एक जीते हुए मरने वाले व्यक्ति की जान बचाने के लिए उस पर ज्यों का त्यों हम फिट कर देते। उस वक्त हमारे पास ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला कभी आड़े आता था, ना कुछ और आड़े आता था। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें तलाश करना है। और ये चौथी लहर की चुनौतियां जो हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आप भी विचार कीजिएगा, मैं भी करूँगा और फिर कभी बांटेंगे सूचनाएँ बहुत सारी। शुक्रिया दोस्तों।